हेडफोन लगाओ, अपनी आंखें बंद करो। अब तुम अपनी जिंदगी की सबसे अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हो। हम तुम्हें लेकर चलेंगे वहां जहां समय रुक जाता है, जहां आवाजें खामोश हो जाती हैं, जहां अंधेरे में भी ब्रह्मांड की रोशनी दमकती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये है हमारा असली ब्रह्मांड, जहां मिल्की वे अपनी बाहें पसारती है। ब्लैक होल सब कुछ निगल लेते हैं और सितारे चुपचाप जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो चलो एक बार फिर से सब कुछ भूलकर उड़ चलो हमारे साथ, एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर रहस्य है, रोमांच है और विज्ञान की सच्चाई है। स्वागत है आपका इस अनंत ब्रह्मांड के दरवाजे पर। यह है हिंदी कॉस्मोस का स्पेस सफर। जैसे जैसे हमारा यान सौर मंडल के केंद्र यानी सूर्य के और करीब पहुंचता है, तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने लगता है। वैज्ञानिक उपकरणों की स्क्रीन पर प्लाज्मा की तेज लहरें दिखाई देती हैं। ये वो उच्च ताप पर आयनित गैस होती है जो पूरे ब्रह्मांड का 99% हिस्सा बनाती है। सूर्य एक सामान्य जी टाइप मेन सीक्वेंस तारा है जो लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। इसकी ऊर्जा का स्रोत इसके केंद्र में चल रही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया है। हर सेकंड सूर्य का कोर 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और इसमें से 4 मिलियन टन पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है। यही ऊर्जा सूर्य की रोशनी और गर्मी है। हम अपने यान के सेंसर से सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये विस्फोट सूर्य की सतह से अरबों टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में फेंकते हैं जो पृथ्वी तक पहुंचने में 1 से 3 दिन लगाते हैं। अगर ये पृथ्वी की दिशा में हो तो ये हमारे सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस और पावर ग्रिड को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद हम सूर्य की 3 मुख्य परतों को स्कैन करते हैं। फोटोस्फीयर ये सूर्य की वह सतह है जो हमें जमीन से दिखती है। इसका तापमान लगभग 5 से 500 DZ होता है। क्रोमोस्फेयर, यहाँ तापमान और तेज होता है और सूर्य की लहरदार लपटें यहीं से शुरू होती हैं। कोरोना, सूर्य का बाहरी भाग जो लाखों डिग्री गर्म होता है, यहीं से सोलर विंड उत्पन्न होती है। हमारा यान सोलर ऑन ऑर्बिट में घूमते हुए पार्कर सोलर प्रोब जैसी अंतरिक्षीय मशीनों से डेटा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र हर 11 साल में कैसे उल्टा हो जाता है। ये सोलर साइकिल पृथ्वी की जलवायु, रेडियो कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि इंसानी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लेकिन उससे पहले हम रुकते हैं सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड की तेज धाराओं को समझने, जो पूरे सौर मंडल में चुंबकीय बवंडर लेकर घूमती है। यही हवा जब पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर से टकराती है तो ऑरोरा बोरियालिस जैसे प्रकाश दिखते हैं। जहां प्रकाश भी खो जाता है। अगला पड़ाव ब्लैक होल, अंतरिक्ष का निगलता अंधकार। हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। ये है ब्लैक होल, काला छिद्र, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो तब बनता है जब एक विशाल तारा अपने ही भार से ढह जाता है। जैसे जैसे हम पास आते हैं हम देखते हैं एक घूर्णन करती डिस्क, जिसे कहते हैं अक्रीशन डिस्क। यह अत्यधिक गर्म होती है और इसके चारों ओर पदार्थ बेहद तेज गति से घूमता है। कभी कभी यह एक्सरे किरणें छोड़ती है जो वैज्ञानिकों को ब्लैक होल का अस्तित्व समझने में मदद करती हैं। हमारी स्क्रीन पर आयनित गैसों की तीव्र लहरें दिख रही हैं, गति, ऊर्जा और गुरुत्व का अद्भुत संगम। इवेंट होराइजन, लौटने की सीमा ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। एक बार इस सीमा के अंदर कुछ भी गया, चाहे वह प्रकाश हो या अंतरिक्ष यान, तो वह वापस नहीं लौट सकता। यह विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है, जहां भौतिकी के नियम भी असहाय हो जाते हैं। ब्लैक होल और समय यात्रा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के भीतर वर्म होल हो सकते हैं, अंतरिक्ष और समय के 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले पुल। हालांकि यह अभी तक एक सिद्धांत है, पर आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार यह संभव हो सकता है। क्या एक दिन हम ब्लैक होल से होकर किसी अन्य आकाशगंगा में पहुंच पाएंगे? यह सवाल आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। ब्लैक होल के आसपास के विकिरण, विकृति और अनोखी फिजिक्स हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी। अब हम मुड़ते हैं अगली मंजिल की ओर,
जहां छिपा है ब्रह्मांड का सबसे अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हम ब्लैक होल से सुरक्षित दूरी बना चुके हैं, लेकिन जितना हमने देखा वो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा था। हाँ भाई, सिर्फ 5%। बाकी का क्या? बाकी है वो जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह मौजूद है। अब हम उस अदृश्य संसार की तरफ बढ़ते हैं, जहां छिपा है ब्रह्मांड का असली रहस्य, जो दिखता नहीं पर सब कुछ पकड़ता है। हमारा अंतरिक्ष यान अब एक विशाल आकाशगंगा के पास है। यहाँ लाखों करोड़ों तारे एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, इन्हें इतनी तेजी से घूमने से रोक कौन रहा है? वैज्ञानिकों ने पाया कि तारे जितनी गति से घूम रहे हैं, अगर सिर्फ सामान्य पदार्थ होता तो ये आकाशगंगा बिखर जाती, लेकिन वो बिखरती नहीं। क्यों? क्योंकि किसी अदृश्य बल ने इसे बांध रखा है। यही है डार्क मैटर, एक ऐसा पदार्थ जो न प्रकाश छोड़ता है न अवशोषित करता है, पर उसका गुरुत्वाकर्षण सब चीजों को बांध कर रखता है। हमारी स्क्रीन पर अब आकाशगंगाओं की ग्रेविटी मैप दिखाई दे रही है, एक अदृश्य जाल जैसा जो पूरी ब्रह्मांड में फैला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का लगभग 87% हिस्सा डार्क मैटर है। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड को खींचती है। बाहर की ओर अब हमारा ध्यान जाता है ब्रह्मांड के फैलने पर। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड फैल रहा है, पर विज्ञान ने 1978 में एक चौंकाने वाली बात बता की ब्रह्मांड की गति कम नहीं हो रही बल्कि तेज हो रही है। यानी जैसे जैसे समय बीतता है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से और तेजी से दूर जा रही हैं। ये कौन कर रहा है? ये काम कर रही है एक और रहस्यमयी ताकत, जिसे कहते हैं डार्क एनर्जी। यह किसी भी चीज से टकराती नहीं, कोई कण नहीं छोड़ती, लेकिन यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। तो अब तक हमने क्या देखा? तत्व ब्रह्मांड में प्रतिशत सामान्य पदार्थ 5%, डार्क मैटर 37%, डार्क एनर्जी 68%। यानी जो हम आंखों से देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, वो केवल 5% है। बाकी सब कुछ अदृश्य है, पर पूरी तरह वास्तविक। अब अगला पड़ाव, अब हम एक ऐसी सीमा की तरफ बढ़ेंगे जहां समय और स्थान तक बदलने लगते हैं, जहां जन्म होता है तारों का और होती है उनकी मौत। नेबुलाए, निहारिकाएं और सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लेकिन विस्फोटक जगहें। हम अब उस रहस्यमय और खूबसूरत जगह की ओर बढ़ रहे हैं, जहां तारे जन्म लेते हैं और जहां उनकी मौत ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक घटनाओं में बदल जाती है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं निहारिकाओं, नेबुले की चमकती हुई दुनिया में। तारों की जन्मभूमि, निहारिकाएं, नेबुले। हमारी स्क्रीन पर अब एक रंगीन बादल जैसी आकृति दिखाई दे रही है। ये कोई साधारण बादल नहीं, बल्कि गैस और धूल से बनी निहारिका है। यह वही जगह है जहां नए तारे जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड की ये नर्सरी हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों के बादलों से बनी होती है। इनकी विशालता इतनी होती है कि एक एक निहारिका में हजारों सूरज जैसे तारे जन्म ले सकते हैं। जब किसी निहारिका में गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैस और धूल एक जगह इकट्ठा होती है, तो वहां अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण तारे बनने लगते हैं। यह प्रक्रिया मिलियन वर्षों तक चल सकती है। निहारिका न सिर्फ तारों को जन्म देती है, बल्कि उनके जीवन की शुरुआत की पहली चमक भी यहीं से शुरू होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जहां तारे मरते हैं, लेकिन कुछ नया भी जन्म लेता है। हम अब देख रहे हैं एक विशाल तारे की मौत, और ये मौत होती है सुपरनोवा से। सुपरनोवा जब तारा फटता है, जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रुकने लगता है। तब उसका केंद्र ढाने लगता है और फिर एक विशाल विस्फोट होता है। इसे कहते हैं सुपरनोवा। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ सेकंड के लिए ये तारा पूरी आकाशगंगा से ज्यादा चमकने लगता है। इस विस्फोट से वो सारे भारी तत्व बनते हैं, जैसे सोना, लोहा, यूरेनियम, जो बाद में नए तारों, ग्रहों और हमारे जैसे जीवन का हिस्सा बनते हैं। यानी जब आप अपनी अंगूठी में सोने को देखते हैं,
तो याद रखिए वो एक मरते हुए तारे का अंतिम तोहफा है। सुपरनोवा के बाद क्या होता है, इस पर निर्भर करता है कि तारा कितना भारी था। अगर तारा थोड़ा कम भारी था तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, लेकिन अगर तारा बहुत ज़्यादा भारी था तो उसका कोर इतना संकुचित हो जाता है कि वो बन जाता है ब्लैक होल, वही ब्लैक होल जिससे हम पहले ही होकर आए हैं। अब हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा उन जगहों की ओर जहां न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे से टकराते हैं, जहां ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं और जहां हम ब्रह्मांड की ध्वनि की लहरों को महसूस कर सकते हैं।